आइए, जो फिजिक्स स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हम लोगों का एक टॉपिक होगा मापन। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे मेजरमेंट। तो ये भौतिकी का ये पहला टॉपिक होगा, मापन या मेजरमेंट। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि, इसे इंग्लिश में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। अच्छा, जब भी हम लोग साइंस पढ़ेंगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश, जैसे अगर हम यहाँ पे कोई हिंदी का शब्द अगर टर्म का यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को उसको इंग्लिश में या तो यहाँ पे लिखा मिल जाएगा या तो आप लोग को खुद से जाके गूगल या जहां से भी होगा आप लोगों को इसको इंग्लिश में लिख लेना होगा। क्योंकि मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे तो साइंस पूरी तरीके से इंग्लिश पे डिपेंडेंट है, ना कि इंग्लिश हिंदी पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भौतिक राशि के बारे में। तो भौतिक राशि वैसी राशियां हैं जिन्हें कि हम माप या तौल सकते हैं। फिजिक्स में भौतिक राशि हम लोग उसे कहेंगे जिसे कि हम लोग माप सकते हैं या तौल सकते हैं। यानी कि जितने भी पदार्थ या द्रव आपको दिख रहे हैं तो जिनका भी हम लोग मापन कर सकते हैं उन सभी को हम लोग भौतिक राशि कह देंगे। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर आप लोग देखेंगे खेत, ठीक है, तो इस प्रकार खेत होता है। तो इस खेत का हम लोग क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। हम लोग ये बता सकते हैं कि ये खेत कितना है। जैसे कि कोई पेड़, तो आप किसी भी पेड़ की लंबाई को माप के बता सकते हैं। जैसे जब भी हम किसी खेत का जो मापन करते हैं वो इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं कि जैसे ये खेत कितना है, तो 2 बीघा। अगर बात करें इसकी लंबाई की, अगर पेड़ की, तो इसका हम क्या मापते हैं, इसकी मापते हैं हम लंबाई मापते हैं। यानी कि फिजिक्स में भौतिक राशि उसे कहेंगे जिसे हम या तो माप सकते हैं या नाप सकते हैं। तो इन सभी को हम भौतिक राशि कहेंगे। जिसे भी हम या तो माप न सके या नाप ना सके वो भौतिक राशि नहीं होगा। जैसे नहीं नाप सकते हैं तो मेरी खुशी को, आप मेरी खुशी नहीं माप सकते हैं। साथ में अगर किसी का पैर टूट जा रहा है तो उसका दर्द, पैर टूटने का दर्द को आप नहीं माप सकते हैं। यानी कि इस प्रकार की जो संज्ञाएं होंगी, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, उसे हम माप नहीं सकते हैं। यानी खुशी, दर्द, दुख, तो इस प्रकार की भावनाओं को जब हम माप नहीं सकते हैं तो ये सभी भौतिक राशि नहीं कहलाएंगी। परंतु इसके अलावा हम जिसे भी माप सकते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, भौतिक राशि कहलाएंगे। अच्छा, तो भौतिक राशि के बारे में हमें समझ आ चुका है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि भौतिक राशि की परिभाषा क्या होती है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं वैसी राशियां, वैसी राशियां जिसे हम माप या तौल सकते हैं, वैसी राशियां जिनसे हम माप या तौल सकते हैं वो भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, वो सभी क्या कहलाएंगे, भौतिक राशि। वैसी राशियां जिसे हम माप या तौल सकते हैं वो सभी भौतिक राशियां कहलाएंगी।
अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ये जो भौतिक राशियां हैं, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। जो पहली है उसे हम कहते हैं मूल भौतिक राशि। जो भौतिक राशियां होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल भौतिक राशि, इसके अलावा दूसरी होती है व्युत्पन्न। इन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। अगर इसका इंग्लिश लिखेंगे तो इसे कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसे कहेंगे डेरिवेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन दोनों को समझ लेते हैं। मूल भौतिक राशि वैसी भौतिक राशि होती है जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, यह बिल्कुल अपने आप में अकेले होती है। जबकि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है यह इसी की सहायता से बनी होती है, मूल भौतिक राशि की ही सहायता से बनी होती है। जब हम देखेंगे कि मूल भौतिक राशियों की संख्या, तो इनकी संख्या निश्चित होती है, वो होती है 7। मूल भौतिक राशियों की संख्याएं निश्चित होती है, इनकी संख्याएं 7 होती हैं। जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशियों की संख्याएं निर्धारित नहीं होती हैं, क्योंकि यह इन्हीं की सहायता से बनती है। अच्छा, इन्हें एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम और आपने देखा है कि हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार की वर्णमालाएं होती हैं। एक होती है स्वर और एक होती है व्यंजन। तो यह स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है कि स्वर जो होता है वह स्वयं से बोला जाता है। जैसे अ, आ, इसे बोलने में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु व्यंजन को बोलने में हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे हम क बोलते हैं तो क के साथ क और अ दोनों मिश्रित होता है। जैसे हम कहते हैं का, तो का बराबर होता है क प्लस आ। जबकि स्वर में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी होती है। ठीक इसी प्रकार मूल भौतिक राशि स्वर के समान बिना किसी की सहायता से बनता है। जैसे हम देखेंगे द्रव्यमान, ये जो द्रव्यमान है यह बिना किसी की सहायता से होता है। जैसे हम देखेंगे समय, समय में अन्य किसी की कोई सहायता नहीं है। तो यह दोनों क्या कहलाएगा, मूल भौतिक राशि। जबकि द्रव्यमान और समय से बिल्कुल विपरीत यह इन्हीं की सहायता से बनता है। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं लंबाई, यह लंबाई बिल्कुल स्वयं में अकेले होता है। जबकि समय और लंबाई को मिला के चाल का निर्माण होता है। अगर आप देखेंगे चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। तो यहाँ पे दूरी अथवा लंबाई है जबकि समय है। तो इन दोनों के मिलने से अर्थात मूल भौतिक राशि के मिलने से इस चाल का निर्माण होता है। तो यह चाल जो होगा वो व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाएगा, क्योंकि यह मूल भौतिक राशियों के मिलने से इसका निर्माण होता है। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है, जिसे हम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। जबकि व्युत्पन्न राशियों की संख्याएं निर्धारित नहीं है, यह इन मूल भौतिक राशियों के मिलने से व्युत्पन्न राशि का निर्माण होता है। अच्छा, ये जो अभी हम लोग भौतिक राशि के प्रकार दो टाइप का देख रहे थे, एक जो होता है मूल भौतिक राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। यह मापन के आधार पे है। जो भौतिक राशि को हम मापते हैं उसके आधार पे दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। इसके अलावा आप नोट में लिख सकते हैं, इसके अलावा आप नोट में लिख सकते हैं संपूरक राशि। संपूरक राशि इंग्लिश में इसे कहेंगे
कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इंग्लिश में इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये क्या होती है, इसे थोड़ा हम ध्यान से समझते हैं। संपूरक राशि का निर्माण इसलिए किया गया है कि यह जो है मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशि के अलावा दो राशियां और होती हैं। एक जो होती है वो होती है समतल कोण और दूसरी होती है ठोस कोण। जैसे समतल कोण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो कोण समतल में बना हो, और वैसा कोण जो ये ठोस में बना हो। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के कोण होंगे, इन्हें संपूरक राशि के अंतर्गत रखा गया है। इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, जैसे समतल कोण कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या होगा, ये बोर्ड होगा समतल। समतल कहने का मतलब है कि तल जो होना चाहिए वो हर जगह बराबर होना चाहिए। सम कहने का तात्पर्य यहाँ पे बराबर है, और तल कहने का मतलब जो नीचे का भाग या जो ऊपर का भाग है, तो वो कैसा होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन। तो जो कोण प्लेन में बनता है, जो एंगल प्लेन में बनता है, जैसे जब भी दो रेखाएं आपस में मिलेंगी, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये रेखा ए है और ये ए रेखा, सॉरी बी रेखा है ये, और ये दोनों यहाँ पे आके मिल रही है, तो जब भी दो रेखाएं आपस में मिलेंगी तो वहां पे कोण का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे अगर और देखते हैं हम, तो जैसे ये ए रेखा है और ये रेखा है बी, अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेंगी। इन्हें आगे बढ़ाते रहिए, ये दोनों रेखाएं कहीं नहीं मिलेंगी। ये ऐसी रेखाओं को समानांतर रेखा कहा जाता है, जिनके बीच में अंतर हमेशा क्या हो, समान हो। तो जब ये दो रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी तो इनके बीच में बनने वाला कोण 0 डिग्री का होगा। इनके बीच में कोण नहीं बनेगा क्योंकि आपस में ये दोनों नहीं मिलेंगी। यानी कोण तभी निर्माण होगा जब दो रेखाएं आपस में कहीं पे मिलेंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार से मिल जाए, जैसे ऐसे मिल जाए। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे कि देखिए ये कोण दोनों यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिलने से यहाँ पे कोण का निर्माण होगा। तो जो ये कोण का निर्माण हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं समतल कोण, और ये संपूरक राशि के, संपूरक भौतिक राशि कह सकते हैं इसे, संपूरक भौतिक राशि के अंतर्गत में आता है। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं ठोस कोण। जो प्लेन में बना हो कोण उसे हम कहेंगे प्लेन कोण या समतल कोण। इसके अलावा ठोस कोण, तो प्लेन कोण में अगर हम लोग देख पा रहे होंगे तो प्लेन कोण बनाने के लिए अथवा समतल कोण बनाने के लिए दो रेखा की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास दो रेखाएं हैं तो आप इनसे एक कोण का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसे हम लोग रेखा या भुजा या विमा भी कह सकते हैं। अच्छा, ये विमा कहने का तात्पर्य, ये भुजा कहने का तात्पर्य, ये भुजा का संस्कृत है, हिंदी में इसे हाथ कह सकते हैं। ठीक है, रेखा, भुजा, विमा, इन तीन शब्दों का प्रयोग हम केवल इसी के लिए करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो दो रेखा है या दो भुजा है या दो विमा है। ठीक है, विमा को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब है कि किसी भी चीज का फैलाव कितनी ओर में है। जैसे ये बोर्ड है, अगर ध्यान से आप देखें तो इस बोर्ड का फैलाव दो ओर है, एक तो नीचे की ओर इसे कहेंगे चौड़ाई, और एक इस ओर है इसे कहेंगे लंबाई। यानी कि यहाँ पे एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई के मिलने से यहाँ पे कोण का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो विमाएं हैं, यहाँ पे हम लोग के पास दो विमाएं हैं। तो
इन दो विमा को हम लोग कह सकते हैं 2D। इसे हम कह सकते हैं 2D फिगर, यानी कि 2D चित्र, दो विमीय। ये जो है दो विमीय चित्र है या 2 डायमेंशनल फिगर है। ये बोर्ड जो है ये 2 डायमेंशनल फिगर है। जबकि इसके अलावा अगर मैं इस 2D डायरेक्शन में एक डायरेक्शन और दे दूं, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 डायरेक्शन हो गया। एक जो कि ऊपर की ओर है, एक जो कि इस ओर है, और एक जो है सामने की ओर है। और इस प्रकार का जो फिगर निर्माण होगा इसे हम कहेंगे 3D। तो चूंकि इस बोर्ड के सामने में लकीर दिखाना मुश्किल है, रेखा दिखाना मुश्किल है, इसीलिए इसी रेखा को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यानी ये रेखा बिल्कुल सामने है। तो जब इस प्रकार का कोण का निर्माण होगा यहाँ पे, जब इसमें इस प्रकार का कोण का यहाँ पे निर्माण जो हो रहा है, ये वाला जो कोण कहलाएगा ये कहलाएगा 3D। क्योंकि इसमें एक रेखा, एक विमा ये है, एक विमा ये है, और ये तीसरी विमा ये है। तो इस प्रकार जो फिगर का निर्माण कहलाएगा वो 3D कहलाएगा, यानी 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। जब भी आप अपने घर को देखते होंगे तो इस प्रकार आपका घर है, ठीक है, और घर का जैसे ये फर्श है, घर का, ये घर का आपका फर्श है। तो आप इस कोण को देख सकते हैं। जो यहाँ पे कोण का निर्माण होगा ये ठोस कोण का निर्माण होगा। तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे होंगे कि भौतिक राशि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मापन के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो मूल भौतिक राशि, इसके अलावा दूसरा है व्युत्पन्न राशि। उसके अलावा नोट में हम संपूरक राशि लिख सकते हैं। 2 प्रकार की संपूरक राशियां होती हैं। एक होती है समतल कोण, जिसे हम लोगों ने समझ लिया, जो प्लेन में बनता है, जो समतल में बनता है। इसके अलावा एक होता है ठोस कोण। तो समतल कोण बनता है 2D डायमेंशन में, ये बनता है 2D में, और ठोस कोण बनता है 3D में। इसको आसान से हम लोग देख सकते हैं। जो खरबूजा होता है, और जो खरबूजा को टेस्टिंग के लिए काटा जाता है, इस प्रकार से खरबूजा को काटा जाता है। आप अगर ध्यान देंगे तो इस प्रकार से खरबूजा को काटा जाता है, और जो यहाँ पे कोण बनता है खरबूजा के नीचे वाले भाग में, इसको निकालने के बाद वो कोण कैसा कहलाएगा? वो ठोस कोण कहलाएगा। ठीक है। तो अभी तक भौतिक राशियों के बारे में हमने ये समझा कि भौतिक राशियां, यानी जितनी भी फिजिक्स के अंदर में, भौतिकी के अंदर में जितनी भी राशियां होंगी जिनका कि हम मापन कर सकते हैं, इस संसार में जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी? वो सभी भौतिक राशियां कहलाएंगी। जैसे ये मार्कर भौतिक राशियां होगी, ये बोर्ड भौतिक राशि होगी, इसके अलावा मैं खुद भौतिक राशि, आप, ये सभी क्या होंगे? भौतिक राशियां कहलाएंगी, जिनका कि मापन संभव है। जिनका मापन संभव नहीं है वो भौतिक राशियां नहीं कहलाएंगी। अच्छा, जब हम भौतिक राशियों का माप करेंगे, जब भी हम किसी भौतिक राशियों का माप करेंगे, तो हम उसका माप जिसमें करेंगे, जैसे इसको समझ लेते हैं। जैसे आप गए दुकान, ठीक है, और दुकान जाने से आपने दुकानदार को कहा कि मुझे 5 kg चावल चाहिए। आपने दुकानदार से गया, आप दुकान पे गए और दुकानदार से आपने कहा कि मुझे 5 kg चावल चाहिए। इसके अलावा आपने कहा 2 लीटर तेल चाहिए। इस प्रकार की डिमांड आप हर रोज करते होंगे। इसके अलावा बाजार में आपने 10 kg आलू का डिमांड किया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आलू, चावल, तेल, आप ध्यान देंगे कि इन सभी का हम लोग मापन कर सकते हैं, इन सभी को माप सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगी? ये सभी कहलाएंगी भौतिक राशि। फिजिक्स में इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे, जिसका भी हम लोग मापन कर सकते हैं। साथ में आप अगर ध्यान देंगे
तो ये आलू में एक गुण होता है, उस गुण को कहते हैं हम लोग वजन। बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग कहते हैं वजन, जबकि फिजिक्स में इसे हम लोग कहेंगे द्रव्यमान। ये जो आलू में वजन होता है इसे हम लोग कहेंगे द्रव्यमान, हिंदी में द्रव्यमान, जबकि इंग्लिश में इसे हम कहेंगे मास, MASS, मास कहेंगे इसे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस आलू में क्या है, वजन है, और उस वजन को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान। तो हम लोग वजन शब्द का प्रयोग न करके हम लोग द्रव्यमान शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आलू में द्रव्यमान है, चावल में द्रव्यमान है, और यही द्रव्यमान, यही जो गुण है, इसे ही हम कहते हैं भौतिक राशि। अच्छा, तो ये जो द्रव्यमान है यह कितनी है, तो यह है 10 केजी। आलू का द्रव्यमान यहाँ पे कितना है, 10 केजी। तो जो द्रव्यमान होगा, तो चूंकि हम इस द्रव्यमान को माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि हम कुछ भी बोल देंगे। तो द्रव्यमान को जिसमें हम मापेंगे या तौलेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे द्रव्यमान, ये आलू का द्रव्यमान किसमें माप रहे हैं, तो कह रहे हैं 10 केजी। तो 10 केजी कहने का अर्थ है इसमें 10 हो गया इसका संख्यात्मक मान, ठीक है, 10 हो गया इसमें संख्यात्मक मान। जबकि जो यह केजी है, यह इसके साथ लगा हुआ है मात्रक, इसे हम कहते हैं मात्रक। इसके अलावा चावल, चावल का द्रव्यमान मापने के लिए हम देखिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, 5 केजी। चूंकि द्रव्यमान यह क्या है, भौतिक राशि है, तो चावल का जो द्रव्यमान हम माप रहे हैं यहाँ भी केजी में माप रहे हैं। यानी कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, केजी। जिसमें हम किसी भी भौतिक राशि को जिसमें हम मापते हैं, जिसमें उसको मापते हैं, वह उसका मात्रक कहलाता है। जबकि यहाँ देखेंगे तेल, जब आपको तेल चाहिए तो आपने कहा तेल मुझे 2 लीटर चाहिए, आपने 2 केजी नहीं कहा। इसका मतलब है कि आपने तेल का जो वजन है इसे द्रव्यमान में नहीं लिया, आपने तेल का वजन द्रव्यमान में नहीं लिया, इसका लिया आपने लीटर में। तो हम लोग तेल का जो एक गुण, ये वजन है, ये गुण वजन न नाप के हम इसका गुण नापते हैं आयतन। यानी कि जब भी कोई जो द्रव्य होता है, जब भी कोई लिक्विड फॉर्म का चीज होता है, तो उसका हम लोग वजन नहीं नापते हैं, उसका हम लोग द्रव्यमान नहीं मापते हैं, उसका क्या मापते हैं हम लोग, आयतन मापते हैं। और आयतन को किसमें मापते हैं, आयतन जो है ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है, और आयतन को किसमें मापते हैं, तो आयतन को मापते हैं हम लोग लीटर में। तो इसीलिए आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।